तो साहब साइकोलॉजी को हार्डली पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना बता देता हूं मैं। जिन बच्चों के पास ये किताब है, इसका शुरुआती एडिशन था, उसके बाद कुछ एडिशन आते गए, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर कुछ चेंज नहीं हुआ, अंदर थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। आपके पास जो भी किताब है, चाहे पुरानी वाली हो चाहे नई वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मामूली मामूली मैंने कुछ चेंज किए हैं। जो गलतियां क्वेश्चनों में गलतियां आई, वो वर्तमान में जो इसके साथ जो क्वेश्चन डाले हुए ना, इसके साथ जो क्वेश्चन डाले हुए उनमें 6 या 10 क्वेश्चन मान लो जिनमें गलत ऑप्शन लगे हुए मिस प्रिंट, क्योंकि वो प्रश्न मैंने नहीं बनाए थे, इसलिए मैंने क्वेश्चनों के लिए सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव वाली किताब निकाली थी। ठीक है, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन को छोड़ के कोई गलत नहीं, याद रखना। तो इसके जो प्रश्न है उसमें 6 या 7% शुरुआत वाले एडिशन में गलत थे। अभी जिन पे ये लिखा आ रहा है, ठीक है ना, उनमें कोई प्रश्न गलत नहीं है। मेटर पूरा का पूरा सही है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके दिमाग में आता है कि सर इनमें से क्या पढ़े और क्या छोड़े, तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूं आपको कि अवनी साइकोलॉजी में या साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। एक नॉर्मली वीडियो और बना दूंगा मैं जिसके ऊपर चर्चा करूंगा, बाकी टॉपिक वाइज तो मैंने चर्चा की है। देखिए, पहला टॉपिक आता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। रीट के अलावा चाहे सी टेट का एग्जाम दे रहे हो, एस टेट का एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, हिमाचल प्रदेश टेट दे रहे हो, बंगाल का दे रहे हो, बिहार का दे रहे हो, हर एग्जाम के टेट में शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय विधियां सबके सिलेबस में, लेकिन रीट के सिलेबस में टॉपिक नहीं है। तो पहला जो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता, ये रीट के सिलेबस में नहीं है और अभी तक कोई प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, तो रीट के अभ्यर्थी छोड़ सकते हैं, लेकिन सीटेट, सेकंड ग्रेड, स्कूल व्याख्याता सब में आता है। अभी जो पेपर हो रहे हैं उनमें सब में खूब प्रश्न आ रहे हैं। आपके पास वक्त हो तो ये पहला टॉपिक पढ़ सकते हो, बाकी सिलेबस नहीं कहता। दूसरा टॉपिक आपके सामने आएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जो अवनी आरबीडी में अवनी मनोविज्ञान में डाल रखा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है बता देता हूं मैं आपको। शिक्षण की परिभाषा जो इंपॉर्टेंट है, मैं परिभाषाओं पे अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सी परिभाषाएं, शिक्षण के चर, शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण अधिगम के सोपान, शिक्षण के स्तर और शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र और ब्लूम टेक्सोनोमी। अब ब्लूम टेक्सोनोमी टीचिंग मेथड में भी प्रश्न आता है और साइकोलॉजी में प्रश्न आता है। ब्लूम टेक्सोनोमी पे टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मात्र ब्लूम टेक्सोनोमी 10 मिनट का टॉपिक है। 10 मिनट में सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि साहब ब्लूम टेक्सोनोमी में कौन कौन सी ज्ञानात्मक क्रियाएं, कौन सी भावात्मक में, कौन सी क्रियात्मक में। समय रहा तो एक शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा या टेलीग्राम पे ऑडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ब्लूम टेक्सोनोमी, शिक्षण की अवस्थाएं, ये सेकंड टॉपिक है। ये पूरा टॉपिक पढ़ के जाना आपको, ठीक है। उस सेकंड टॉपिक में आप केवल विद्यालय प्रभावशीलता वाला बिंदु छोड़ सकते हैं, बाकी पूरा का पूरा पढ़ना है। आप कहोगे गुरुजी इतना मैटर कैसे पढ़ेंगे, जिनको सिलेक्शन लेना है उनको पढ़ना है साहब। गौण गौण चीजें आ रही हैं जो शिक्षण के सिद्धांत पढ़ाए ना, शिक्षण के सिद्धांत किताब में डाल रखा है। शिक्षण के सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत। स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, बताओ कैसे छोड़ दोगे उनको। शिक्षण सूत्रों पे 4 प्रश्न आ गए, कैसे छोड़ दोगे आप। शिक्षण की अवस्थाओं पे 5 प्रश्न आ गए, कैसे छोड़ दोगे आप। शिक्षण के स्मृति स्तर, हर्बट की पंचपदीय प्रणाली पर, जेएफ हर्बट ने जो पंचपदीय प्रणाली दी ना, जेएफ हर्बट की पंचपदीय प्रणाली, उस पे 3 से 4 प्रश्न आ गए, कैसे छोड़ दोगे आप। तो आप छोड़ कैसे सकते हो साहब, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तीसरा टॉपिक आता है अधिगम लर्निंग। अब अधिगम जो टॉपिक है उसमें मैंने पूरा मेटर डाल रखा है। अब अधिगम में जैसे कल प्रश्न आ गया लेटेंसी अधिगम किसने दिया है। आप कहते हो गुरुजी क्या क्या छोड़े। लेटेंसी अधिगम कहीं मिले नहीं मिले, अपनी अवनी मनोविज्ञान में जरूर मिलेगा। हरियाणा में आए, अवनी मनोविज्ञान में दे रखा हमने लेटेंसी अधिगम क्या होता है, आप ढूंढते रह जाओगे किताबों में, बताओ। अब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा साहब, सभी सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। आपको केवल एक काम करना है, आप अधिगम वाले टॉपिक में जो मैंने मेटर डाल रखा है, लर्निंग डिसेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, अधिगम की शैलियां और वाचिक अधिगम, इसको छोड़ के सब पढ़ना। अधिगम टॉपिक में सब पढ़ना है, प्रक्रिया, प्रभावित करने वाले कारक, नियम, सब पे प्रश्न आते हैं और सबको पढ़ के जाना पड़ेगा साहब, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। केवल अधिगम की शैलियां छोड़ देना किताब में और वाचिक अधिगम के प्रकार छोड़ देना, बाकी सब पे प्रश्न आ गया। इसी टॉपिक में मैंने 2 बिंदु डाले हैं, तो अनुभव अधिगम शुरुआती वाले एडिशन में हो सकता है अनुभव अधिगम नहीं मिले, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था। अनुभव अधिगम डेविड कोल्ब की अवधारणा और कार्ल रोजर्स की अवधारणा वो लास्ट में डाल रखी है।
पढ़ लेना, ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट मैपिंग, अवधारणा मानचित्रण। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी कॉन्सेप्ट मैपिंग आपकी किताब में नहीं है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो किताब में नहीं है, बस आप उसको ढूंढना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग अधिगम टॉपिक में डाल रखा है और ये लेवल सेकंड में आता है, लेवल फर्स्ट में नहीं आता है, देख लेना इसको, ठीक है। एक टॉपिक है चिंतन कैसे करते हैं बालक। तो चिंतन कैसे करते हैं ये मैंने अधिगम के साथ नहीं डाला है, चिंतन वाले टॉपिक में डाल रखा है। तो चिंतन में देख लेना, चिंतन वाले टॉपिक में, ठीक है। चिंतन कैसे करते हैं, चिंतन के प्रकार, चिंतन विकास, शिक्षक भूमिका, सब टॉपिक किताब में, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चौथा टॉपिक आता है बाल विकास। बाल विकास सीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रीट का, साइकोलॉजी का। लगभग 6 से 7 प्रश्न आएंगे। पिछली रीट में 7 प्रश्न बाल विकास से थे। तो बाल विकास को अच्छे से पढ़ना है आपको। बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है, बाल विकास का इतिहास थोड़ा सा देखना है। बाल विकास का क्षेत्र जिसमें 8 विकास क्षेत्र है, सबके सब पढ़ने हैं। बाल विकास के उपागम छोड़ देना, जो प्रयोगात्मक दैहिक उपागम बताएं। अभी तक प्रश्न नहीं आया, बट आ जाए कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने मैटर हर चीज डाली है। आप कवर कर सकते हो तो बेहतरीन मैटर डाला, याद रखना। फिर भी नहीं कर सकते तो मैं तो क्या कर सकता हूं, साहब बता रहा हूं आपको। बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट है। बाल विकास के सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती जिसमें बाल विकास सिद्धांत में प्रश्न नहीं आता। आपके समझ में आज तक बाल विकास के सिद्धांत नहीं आए हैं। 14 सिद्धांत होते हैं बाल विकास के। अभी जितने भी पेपर हो रहे हैं सब में प्रश्न आ रहा है। आपके समझ में नहीं आए तो मैं वीडियो बना दूंगा, 100% समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में नहीं आ सकते। अभिवर्धी विकास पूरा पढ़ना है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, भाषात्मक और गामक विकास। गामक विकास तक साहब हर चीज पढ़नी है। आप में से कई बच्चों ने कहा गुरुजी गामक और भाषात्मक विकास सिलेबस में नहीं है। पिछली रीट भर्ती हुई थी ना, उसमें जो राजस्थान में कई साइकोलॉजी किताब चलती है, बड़ी बड़ी किताब चलती है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप कभी आलोचना कर रहे हैं। उनमें पिछली भर्ती में उनमें ये टॉपिक सिलेबस में नहीं डाल रखे थे। मेरी वाली किताब में सिलेबस में डाले थे। और पिछली भर्ती में गामक विकास भी प्रश्न था और भाषात्मक विकास भी प्रश्न था। हर बार आते हैं, कैसे नहीं छोड़ दोगे साहब आप। अब भाषा विकास पे आप बेंजामिन वारफ का स्टेटमेंट पूछ लिया, कैसे छोड़ दोगे आप। सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे, भाषा शब्द भंडार पढ़ना पड़ेगा, गामक क्रियाएं पढ़नी पड़ेंगी, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा साहब, ठीक है। संवेगात्मक विकास के ऊपर इस बार सावेंगिक विरेचन शब्द आ गया। मैंने एक पेपर हल करवाया था ना अभी पॉलिटिकल वाला, उसमें सावेंगिक विरेचन आ गया। मैंने डाल रखा है किताब में सावेंगिक विरेचन, बहुत कम किताबों में मिलेगा। अब आप कह दो कि साहब छोड़ दें सावेंगिक विरेचन को, आ गया प्रश्न बताओ। तो आप छोड़ कैसे कह दूंगी मैं आप इस चीज को छोड़ दो। साइकोलॉजी है साहब, इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो बाल विकास को पूरा पढ़ना है। बाल विकास के इरिक इरिक्सन का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोहलर ब्रग का नैतिक विकास सिद्धांत, ब्रॉनफेन बेनर का पारिस्थितिक परक सिद्धांत, ये सब के सब बढ़िया तरीके से पढ़ना है। बाल विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रीड का। चौथा टॉपिक मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या क्या पढ़ना है। मोटिवेशन छोटा सा टॉपिक है। मोटिवेशन पे परिभाषाओं में केवल गुड देख लो। मोटिवेशन के आंतरिक और बाह्य प्रेरणा दोनों पे जितने भी रीट के एग्जाम हुए हैं सब में प्रश्न पूछा गया, अच्छे से पढ़ लो। मोटिवेशन के 4 तत्व है, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रोत्साहन, प्रेरक। लगभग प्रश्न इनमें जो पूछे गए हैं वो आवश्यकता और प्रेरक का जो वर्गीकरण, और प्रेरक के वर्गीकरण में मेस्लो ढंग से समझ जाओ, इन पे सबसे अधिक प्रश्न आए। बाकी यदि सीटेट का एग्जाम देते हो तो वहां अभिप्रेरणा के सिद्धांत पे भी प्रश्न आता है और अभिप्रेरणा संघर्ष को भी देख जाना। बाकी मैंने जो मैटर डाल रखा आप इग्नोर कर सकते हो। और आपको हर चीज पढ़नी है तो साहब मैंने तो हर चीज वही डाली है जो एग्जाम में आई है, ठीक है ना। तो मैंने कोई अनावश्यक नहीं डाला है, मैंने इसलिए डाला है कि बच्चे का प्रश्न गलत नहीं हो जाए। तो आप इतनी चीजें जरूर देख लो। उसके बाद आते हैं चौथे टॉपिक व्यक्तित्व में। अब व्यक्तित्व में इतने गजब के प्रश्न आ रहे हैं। कल इतना गजब का प्रश्न आया है एडलर के ऊपर, ठीक है ना। एससीटी पे बड़ा गजब का प्रश्न आया है। तो साहब व्यक्तित्व में कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। जो मैटर मैंने व्यक्तित्व का डाला है किताब में, एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सब बिंदु पे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना। आप व्यक्तित्व आविष्कारिका, एक बच्चे ने कहा गुरुजी व्यक्तित्व आविष्कारिका तो हमने कभी पढ़ी नहीं, आपने डाल रखी है। व्यक्तित्व आविष्कारिका पे 2020 स्कूल व्याख्याता में प्रश्न आया, बोलो क्या कर लोगे आप, ठीक है। तो साहब छोड़ नहीं सकते, यदि टॉप करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा। समायोजन टॉपिक छोटा सा है। समायोजन की परिभाषाओं में गेट्स बनने की देख लेना, बोरिंग की देख लेना, कुछ समायोजन के 5 कारक, भग्नासार, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। समायोजन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि, इनको मोस्टली देख लेना। बाकी चाहे कुछ मत देखना, लेकिन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि पढ़नी पड़ेगी। बाकी कुछ समायोजन में शिक्षक की भूमिका ये देखना है आपको किताब में से। उसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान रीट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान रीट के सिलेबस में नहीं डाल रखा है आपके, फिर भी
पिछली रीट 2018 में विकासात्मक विकार पे प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ओटिज्म पे प्रश्न पूछा गया है और ओटिज्म पे लगातार प्रश्न आ रहा है। टोकन इकोनॉमी पे प्रश्न पूछा गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको राय दूंगा कि किताब में से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक और व्यवहार और विकासात्मक विकार जिसमें ओटिज्म है, एडीएचडी है, मनोविदालिता है, इनको थोड़ा सा पढ़ के जाना आप। और व्यवहारात्मक चिकित्सा विधि में कर्मिक विसंवेदीकरण और टोकन इकोनॉमी, ये मैंने मानसिक स्वास्थ्य टॉपिक में डाल रखे हैं। तो ये पार्ट आपको पढ़ना है। इसके बावजूद ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये पार्ट बाल विकास को प्रभावित करता है, इसलिए यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको देखना है। उसके बाद आता है बुद्धि टॉपिक। बुद्धि टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसके सिलेबस में डाल रखा है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत तो पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी साहब सब सिद्धांतों पे प्रश्न पूछे, स्टर्नबर्ग पे प्रश्न आ गया, द्विकारक पे आ गया, बहुकारक पे आ गया, त्रिआयामी पे आ गया। तो मैं तो राय दूंगा, जैसे अभी स्कूल व्याख्याता में केरोल वाले पे आ गया, जबकि सबसे गौण सिद्धांत है वो। तो मैं तो राय दूंगा कि साहब बुद्धि के प्रकार भी पढ़ें, डेफिनेशन भी पढ़ें, बुद्धि के सभी सिद्धांत पढ़ें, और बुद्धि जो परीक्षण है, मापन है, वो भी साहब आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा साहब आपको, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के मापन पे जैसे अभी केटल वाला प्रश्न आ गया, मैंने केटल किताब में डाल रखा है ना, 4 से 8, 8 से 12 उच्च स्तर के लिए। उसमें प्रश्न आया कल स्टेट में कि कौन कौन से स्तर की विशेषता, तो बोलो आप, मतलब क्या क्या छोड़ोगे आप। देखो कितना लेवल आ रहा है एग्जाम का, और मेरी किताब का उद्देश्य भी ये है कि उन हर चीज को शामिल करना। तो साहब आप यदि बहुत सीरियस हैं तो आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी। बुद्धि और स्वयंगात्म बुद्धि पूरा। व्यक्तिगत भिन्नता जो टॉपिक है उसमें से 2 प्रश्न आएंगे, और व्यक्तिगत भिन्नता टॉपिक पे 1 प्रश्न तो फिक्स है कि क्रिएटिव बच्चों पे आएगा, सृजनात्मक बालकों पे आएगा। तो सृजनात्मक बालक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। बाकी रीट का जीवन पैटर्न देखते हैं तो प्रतिभाशाली, पिछड़े और मंद बुद्धि बालक, बाल अपराधी आपके सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली, फिर भी देख के जाना आप, ठीक है। समस्यात्मक बालक सिलेबस में नहीं है, फिर भी देख के जाना आप। अलाभान्वित बालक सिलेबस में है। तो मंद बुद्धि बच्चा सृजनात्मक बालक के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रतिभाशाली। ये 3 बच्चे ढंग से पढ़ जाना, बाकी पिछड़े भी पढ़ जाओगे तो बहुत बढ़िया है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, ठीक है, नहीं भी पढ़ के जाना। अभी कल एक प्रश्न आया था, मैंने किताब का नाम लिख रखा है फ्रांसिस गाल्टन ने, कौन सी किताब में, हेरिडिटरी जीनियस। कल आ गई वो किताब। कई बच्चों ने कहा गुरुजी मैटर बहुत ज्यादा, देखो आप अब ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। तो साहब ये तो करना पड़ेगा। अब आप कहोगे गुरुजी क्या पढ़ा और क्यों उससे मारा हूं, अरे सब कुछ उसका सही ढंग से करोगा तो साइकोलॉजी मात्र आप डेली 1-1 घंटा दे दो, सिर्फ साइकोलॉजी को 1 घंटा डेली दे दो। मेरे अनुसार मैं कहता हूं साइकोलॉजी में बहुत अच्छा करोगे आप, बहुत अच्छा करोगे। 1 घंटा डेली दे दो, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मनोविज्ञान बहुत सरल सब्जेक्ट है, बहुत सरल है। बस मैं जो बता रहा हूं चीजों को देख लेना। तो व्यक्तिगत भिन्नता हो गया, ये साइकोलॉजी के मूल टॉपिक है। उसके बाद टॉपिक आता है विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग। तो विकास व शिक्षा में अनुप्रयोग में रुचि पे रीट में प्रश्न आया हुआ, तो रुचि पढ़ना पड़ेगा। अभियोग्यता पे अभी स्कूल व्याख्याता में खूब प्रश्न आए हैं। अभियोग्यता चूंकि अधिगम से जुड़ा हुआ इसलिए पढ़ना पड़ेगा। रुचि, अभियोग्यता, अभिवर्ती एटीट्यूड भी देखना चाहिए मेरे अनुसार। सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म प्रत्यय। आत्म प्रत्यय के ऊपर कल ही एच स्टेट में प्रश्न आया, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट अपनी किताब में से आया, बाकी कहीं मिले नहीं मिले बताऊंगा मैं आपको। आत्म प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा, और चिंतन पढ़ना पड़ेगा साहब। चिंतन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानसिक क्रियाओं में मेमोरी वाला जो पार्ट मैंने नई वाली किताब में बाल विकास में डाल रखा है, और पुरानी वाली जो किताब है उनमें 11 नंबर का जो टॉपिक है विकास और शिक्षा में अनुप्रयोग, उसमें डाल रखा है। तो मेमोरी टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चिंतन आपको पढ़ के जाना है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण पढ़ना है, ठीक है। और समस्या समाधान पढ़ना है। ये टॉपिक देख लियो। रुचि, अभिवर्ती, आदत, क्षमता, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, समस्या समाधान, मेमोरी और चिंतन, सब टॉपिक सिलेबस में कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो नहीं डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद अंतिम यूनिट पेडागोजी। अंतिम यूनिट पेडागोजी, उसमें क्या पढ़ना है? आरटी 2009 पूरा पढ़ना है। एनसीएफ 2005 का मैं वीडियो डाल दूंगा, जिसको बच्चे को समझ में नहीं आया एनसीएफ 2005 पूरा करवा दूंगा, 1-2 घंटे का वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा एनसीएफ 2005 में क्या पढ़ना है। शिक्षण व्यू रचनाएं सिलेबस में सीधा नहीं डाल रखा है, फिर भी आपको लोकतांत्रिक विधियां और प्रभुत्ववादी विधियां, उनके नाम और प्रतिपादक देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक आपके मेथड में भी काम आएगा। साइकोलॉजी में जो मैंने डाल रखा है वो मेथड में आपका काम आ जाएगा, इसलिए ये टॉपिक पढ़ जाना। शिक्षण नीतियां, व्यू रचनाएं, लोकतांत्रिक प्रभुत्ववादी नीतियां, ठीक है।
उसके बाद आता है मापन मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण और सीसी। मापन मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण और सीसी, ये टॉपिक ऐसे हैं जो टीचिंग मेथड में कम से कम 3 से 4% देके जाएंगे। आप तो साइकोलॉजी वाले ढंग से पढ़ लेना, पूरे के पूरे पढ़ लेना, आपके टीचिंग मेथड में पर्सन सही हो जाएंगे और साइकोलॉजी में पर्सन आ जाएंगे। तो ये चारों टॉपिक जो भी मैटर मैंने डाल रखा है पूरा का पूरा पढ़ना है। अंतिम रूप से मैंने डाल रखा है प्रमुख मनोवैज्ञानिक व शिक्षा में योगदान। आप चाहो तो इनको छोड़ दो और देखो तो मुख्य मुख्य मनोवैज्ञानिक देख लेना। स्मरणीय तथ्यों को सबको देख के जाना है। महत्वपूर्ण शब्द जो है वो एनसीईआरटी के शब्द हैं, आप देख सकते हो तो स्वागत है, एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी किताब में एनसीईआरटी, आरबीएससी और लगभग मैं मान रहा हूं कि 25 से 30 टेक्स्ट किताबों का सार है, मैंने निचोड़ निकाला है, याद रखना, ठीक है। तो वो आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो साहब, ठीक है ना, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। बाकी ये महत्वपूर्ण है। लास्ट में 10 मॉडल पेपर डाल रखे हैं और मॉडल पेपर में मैं एक अच्छे मॉडल पेपर बना के अब तक के जो पेपर हुए उन पे एक टेस्ट सीरीज भी जारी करूंगा, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होगी। ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक किताब जो भी वो पढ़ लो। अब थाना लगा कि धीर सिंह सर की किताब पढ़नी जरूरी कोई नहीं, तो थान जो अच्छी लगे वह पढ़ो। मेरी किताब मेरे को अच्छी लगती है, आपको जो अच्छी लगती है वो काम करो, ठीक है ना। तो मैं तो मेरे अकॉर्डिंग सजेशन दूंगा, आपको जो बेहतर लगती है वो करो। मैंने महत्वपूर्ण चीजें बता दी हैं, कैसे पढ़ना क्या पढ़ना, डरे मत, किताब बहुत इजी है, 2 से 3 बार पढ़ने की कोशिश करें, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। और किताब हार्ड इसलिए है क्योंकि उसमें हर चीज को शामिल किया गया है। और एनसीईआरटी किताब था ना हार्ड लगेगी। एनसीईआरटी हार्ड क्यों लगती है? क्योंकि उसमें नई चीजें आपने भी पढ़ी नहीं। तो वैसे ही मेरी किताब है, तो कोशिश ये करें कि 2-3 बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो टेलीग्राम पे मैं डालूंगा हर चीज, ठीक है। पर्सनली मैं कॉल इतने अटेंड नहीं कर पाता हूं, पर्सनली आपके मैसेज के जवाब नहीं दे पाता हूं। बहुत से बच्चों को लगता होगा कि सर में कोई दिक्कत है, मैं बहुत मुश्किल होता है कि सबके जवाब देना, तो प्लीज आप इन चीजों को समझिएगा। टेलीग्राम के माध्यम से मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको। आप बहुत अच्छा करेंगे और सफल होंगे, मैं ये कह रहा हूं आप सफल होंगे 100%। तो आज की बात यही है कि जिनके पास भी है, देखो ये ऑब्जेक्टिव वाली किताब है ना, ऑब्जेक्टिव वाली, इसमें जो स्कूल व्याख्याता पेपर डाल रखे हैं मैंने, उसमें आप कंप्यूटर वाले प्रश्न छोड़ देना। आईसीटी और कंप्यूटर के जो प्रश्न लास्ट के मतलब 20 के आसपास जो साइकोलॉजी प्रश्न है और 10% हर फर्स्ट ग्रेड के पेपर में कंप्यूटर आईसीटी के हैं, तो वो आपको पढ़ने नहीं है। बाकी साइकोलॉजी वाले पेपर तो आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि आपके रिट में भी है, ठीक है ना। इसमें सब पर्सन डाले हुए हैं और जो लास्ट में जो तथ्य है ना, विशेष तथ्य है लास्ट में, ठीक है ना, ये सब एनसीईआरटी का सार है और जितने भी वर्तमान में एग्जाम्स हुए हैं उनका सार है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने हर चीज को डालने की कोशिश की है, तो ये तो पढ़ने ही पढ़ने, प्लस शुरुआत में जो पर्सन डाले हैं मैंने, शुरुआत में टॉपिक वाइज पर्सन डाले हैं, ये भी मैंने हर एग्जाम के पेपर का विश्लेषण करके एक क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत 4-4 डाले। तो इसको अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। आपको पसंद आती कि नहीं आती अलग बात है। आप इसमें कंप्यूटर आईसीटी के प्रश्नों को छोड़ के कंप्लीटली पढ़ें, ठीक है। स्कूल व्याख्याता के लिए समग्र मनोविज्ञान का नया एडिशन जो मेरे अनुसार पिछले 6 महीने से मैं बहुत गजब की मेहनत कर रहा हूं, ठीक है ना, एक बहुत शानदार एडिशन आ जाएगा। 15 जनवरी तक आ जाना चाहिए। आप कहते हो गुरुजी डेट बढ़ाते रहते हो, अच्छी किताब में समय लगता है साहब, बहुत मेहनत कर रहा हूं उस किताब में मैं। तो वो 15 जनवरी के आसपास स्कूल व्याख्याता की नई किताब आएगी। टेलीग्राम से कैसे जुड़े? तो मेरा नाम, वीडियो के लिंक, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक डाल रखा है, आप देख लीजिए। और आशीर्वाद हमेशा रहेगा। डर मत जाना, हट मत जाना। इफ यू फोकस ऑन योर प्रॉब्लम यू लूज योर गोल। इफ यू फोकस ऑन योर गोल यू लूज योर प्रॉब्लम। तो समस्याओं को छोटा कर दीजिए, लक्ष्य को बड़ा बना लीजिए, आप 100% सफल होंगे। आप 0 हैं तो भी सफल हो जाएंगे, कुछ नहीं पढ़ा तो भी सफल हो जाएंगे, ऑनलाइन कोई कोचिंग के चक्कर में नहीं आए तो भी सफल हो जाएंगे। सिर्फ आप एक चीज याद रखना कि मैं बेटर हूं और मैं डेफिनेटली करूंगा ये युद्ध मैदान में, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरे अस्त्र शस्त्र मेरे पास रक्षा कवच नहीं हो, लेकिन मैं अभिमन्यु की तरह लड़ूंगा और मैं साफ ऐसा नाम कर जाऊंगा कि लोग कहेंगे कि हाँ योद्धा था, योद्धा था, युद्ध करने से पहले नहीं हारा। तो आप में से प्रत्येक बच्चा योद्धा बन के उतरेगा